अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन की मैंने बातें करी थी। क्यों ना एक बार आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की ग्लिम्पसेस दे दी जाए, यानी कि थोड़ा बहुत बता दिया जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि 3 ऐसी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जो कि हमेशा माना जाएगा कि आप फॉलो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है। एक है गोइंग कंसर्न, यानी ऑर्गेनाइजेशन आजीवन काल तक आगे चलने वाली है। एक है कंसिस्टेंसी, कि जो भी प्रिंसिपल्स पॉलिसीज फॉलो करी जा रही है एंटिटी में, वो कंसिस्टेंटली फॉलो करी जाएगी। और तीसरी है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी आपके खर्चे वगैरह हैं वो आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, भले ही कैश का आउटफ्लो फ्यूचर में हो, तो करंट ईयर का रिकॉर्ड किया जाएगा। ये 3 चीजें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। पर जहां पर ये फॉलो नहीं करी जा रही है वहां पर आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने चेंज करी, तो यानी कि आपने कंसिस्टेंसी वाली एजम्पशन को तोड़ दिया। दैट मीन्स कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये चेंज आपने क्यों किया और इसका प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। ये कुल मिलाकर आपका AS1 बोलता है। साथ ही में अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाने के टाइम कुछ ये और बातें बोलता है कि हमें प्रूडेंस फॉलो करना चाहिए, यानी जो लॉस प्रोबेबल हैं, हो सकते हैं, आज ऐसी सिचुएशन आज ही एग्जिस्ट करती है कि जिससे कि आज की सिचुएशन के बेस पर लॉस का पता फ्यूचर में चलेगा, पर सिचुएशन तो आज एग्जिस्ट करती है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है, तो क्यों ना उसका प्रोविजन बना लिया जाए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि 5 साल के बाद आपको कोई सिचुएशन अराइज हुई है जिसमें आपको लॉस हो सकता है, उस लॉस को अभी डाल दो। भैया सिचुएशन अभी अराइज हुई है, जैसे आपने सेल्स करी है, तो सेल्स करी है तो डेटर क्रिएट हो गए, पैसा नहीं आया। आज ही जो है आपकी एक सिचुएशन अराइज हुई है कि भैया इस डेटर में से कुछ पैसा बैड भी हो सकता है, प्रोविजन हो सकता है, डाउटफुल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप बना देंगे। अब एक्चुअली में बैड होगा वो तो फ्यूचर में पता लगेगा, बट आज कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसके बेस पर आप प्रोविजन बना सकते हैं या लॉसेस को बुक कर सकते हैं। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं उन प्रोबेबल लॉसेस को आप बुक करें, पर प्रोबेबल गेन्स को ना करें। एग्जाम्पल्स कराऊंगा आपको मैं, इलस्ट्रेशंस भी कराऊंगा। मुझे नहीं पता मैंने एग्जाम्पल कराए हैं या नहीं कराए, दोबारा करवा देता हूं। मोस्ट ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल of exercise of prudence in selection of accounting policies is valuation of inventory AS2, lower of cost और NRV। हम इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उस पर वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर जो कॉस्ट आ रही है उससे कम पर ही इन्वेंट्री रियलाइज होने वाली है, तो टू बी ऑन अ प्रूडेंट साइड और अ कंजर्वेटिव साइड कम पर ही रिकॉर्ड करा जाए। ठीक है ना, कम पर ही रिकॉर्ड करा जाए, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए कि भाई मेरे पास है तो 100 रुपए की चीज, मैं दिखा रहा हूं 200 की है, वैसा ना किया जाए। ये हमारा अकाउंटिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाने के। तो यहां पर बताया हुआ एक एग्जाम्पल के थ्रू जो आप AS2 में भी पढ़कर आए हैं। सपोज अ ट्रेडर हैज परचेज्ड 500 यूनिट्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल। 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से इन्होंने आर्टिकल लिया और 500 में से जो है 400 आर्टिकल 15 रुपए पर यूनिट में बेच दिए, तो बच गए 100 आर्टिकल्स। इस पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो आपका आएगा 5 रुपए का प्रॉफिट आएगा 400 आर्टिकल्स पे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 400 को, तो आएगा 2000 रुपए, 2000 का प्रॉफिट हो गया। 100 यूनिट्स अभी और बाकी हैं, बचे हुए हैं, जिसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट जो है 15 रुपए आ रही है। ट्रेडर ने जो है अपना स्टॉक 10 पर ही वैल्यू करा है जो उसकी कॉस्ट है, तो बस ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है। हालांकि अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 8 रुपए होती तो भले ही आपकी कॉस्ट 10 रुपए पड़ रही है, बट आपको पता है भाई 8 से ऊपर में निकलेगा नहीं पर यूनिट, तो मैं इसे 8 रुपए पर ले आता हूं और 2 रुपए का प्रोविजन बनाकर P&L में डेबिट कर देता हूं, खर्चा, उस पॉसिबल लॉस को मैं बुक कर लेता हूं। समझ गए आप? पहले केस का प्रॉफिट मैंने निकाल दिया 2000 रुपए, दूसरे केस में अगर 8 रुपया की NRV हो गई तो प्रॉफिट 2000 का ही होगा। सिर्फ जो 100 यूनिट्स बचे हैं, कॉस्ट 10 रुपए की थी, NRV 8 हो गई, तो 2 रुपये का 100 यूनिट्स पर 200 रुपए का आप लॉस बुक कर लेंगे, तो 2000 में से 200 माइनस करेंगे तो उस केस में आपका 1800 का प्रॉफिट आएगा।
सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, एनआरवी ज्यादा है तब क्या प्रॉफिट, एनआरवी कम है तब क्या प्रॉफिट। तो ये AS2 का क्वेश्चन हो गया, बट हमने इसको अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेट कर लिया कि व्हाई वी मेक provision for probable loss, because in selecting accounting policies we follow a concept of prudence. Example number 2, ये कहते हैं कि एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हिडन रिजर्व क्रिएट कर लें। जैसे मान लेते हैं कि आज मैंने जो है 1000 रुपए की सेल्स करी, मैं कहूँगा नहीं यार इसमें तो जो है ना खर्चा जो है 500 का हो जाएगा, नहीं 800 कर लेता हूँ, 200 का ही प्रॉफिट दिखाता हूँ। अब एक्चुअली में खर्चा 300 का ही होने वाला है। जानबूझ के मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा खर्चा जो है बुक कर रहा हूँ। जैसे कई बार पेरेंट्स की आदत भी होती है, या मेरी मॉम की तो आदत है, मैं कहता हूँ मैंने वेबसाइट डिज़ाइन करवाई है, इतने लाख रुपए लगे हैं, ये खर्चा आया है, तो मैं जितना खर्चा बताता हूँ मॉम कहती है इसमें इतना भी जोड़ ले। मतलब कि मैं बोलूँगा कि भैया 2.5 लाख का खर्चा आया है या 2 लाख का खर्चा आया है, तो मॉम का कहना होगा 3 लाख ही पड़ गया। 2,20,000 है तो उसको 3 लाख ही पड़ गया, ओवर स्टेट कर दिया, कितना लग गया होगा खर्चा। उससे क्या होता है कि हमारे हिडन रिजर्व क्रिएट हो जाते हैं। तो अकाउंटिंग में ये भी करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप, ये भी करने की जरूरत नहीं है। तो बस यही लिखा है, और क्या लिखा है, क्या हो गया, मैसेज आ गया, क्लास के दौरान मैसेज लेना सख्त मना है, फिर क्यों ले रहे हो। अरे यार शिवा, क्या हो गया शिवा को। प्लीज लेट मी नो द प्रोसीजर ऑफ बाइंग हार्ड कॉपी मटेरियल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप 1। क्या यार, एक्चुअली एस का बैच लॉन्च कर दिया अलग से, अपने तो एस हो ही गई कंप्लीट। तो एक बच्चे ने लिया, एक स्टूडेंट ने लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो कह रहा है हार्ड कॉपी भेजो, बताओ कितने पैसे लगेंगे। कहाँ से भेजूँ यार हार्ड कॉपी, प्रिंट आउट वाले के पास जाकर निकाल कर कोरियर करनी पड़ेगी, 100-150 रुपये कोरियर के लगेंगे, प्रिंट आउट के लगेंगे, बाइंडिंग के लगेंगे, बड़ा खर्चा है यार। खुद ही करवा लो यार आसपास से कहीं से, पैसे दे भी दोगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार भेजने में। प्रिंट आउट निकाल लो आसपास से कहीं से। ये कह रहे हैं कि आप ओवर स्टेट ना करो, रिजर्व वगैरह ज़्यादा क्रिएट ना करो, हिडन रिजर्व क्रिएट मत करो, ठीक है ना। जब प्रोबेबल हो, प्रोबेबिलिटी हो, हाई प्रोबेबिलिटी हो कि हाँ ये तो हो ही जाएगा और सिचुएशन अभी एग्जिस्ट करती है, उससे हमें लग रहा है कि फ्यूचर में इसका कुछ ना कुछ लॉस आ ही जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, तब उसका प्रोविजन बनाए। ऐसे ही कर सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी ऐसी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को लगाने के टाइम। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब है कि लीगल फॉर्म से ऊपर उसका प्रैक्टिकलिटी है। जैसे कि आप हायर परचेज ट्रांजैक्शन में, एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसका अलग चैप्टर भी है, कि उसमें आप धीरे धीरे जो है पैसा देते रहते हैं और लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट पर ही आपकी जो है ओनरशिप आपके पास आती है। बट जब पता ही है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ओनरशिप आपके पास आ जाएगी, तो भले ही आप अभी लीगल ओनर नहीं है, फिर भी आप अपनी बुक्स में उसको एसेट दिखाते हैं। इसे बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। और जहां तक बात मटीरियलिटी की है, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बोलता है कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, मटीरियल आइटम्स हैं, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को इम्पैक्ट हो सकता है, उनके डिसीजंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, उस केस में आप उन पॉलिसीज को डिस्क्लोज करेंगे, मटीरियल चीजों को डिस्क्लोज करेंगे। कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है ना। तो ये आपका AS1 भी कंप्लीट करा दिया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये समझाने की कोशिश करता है AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में कि आप सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज को एक जगह पर डिस्क्लोज करेंगे, ऐसी बात जो लिखी हुई है। तो ये कहता है कि सिर्फ डिस्क्लोज करने से काम नहीं चलेगा, इज नॉट ऑफ मच यूज फॉर अ रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने बोल दिया मैंने फीफो फॉलो करा, फीफो से मैंने वेटेड एवरेज फॉलो कर लिया, तो उससे क्या समझ में आएगा जब तक आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये कहता है कि उसका इफेक्ट जो है, अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उसका इफेक्ट जो है आप डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है ना। उसका इफेक्ट जो है आप डिस्क्लोज करेंगे। मान लेते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख की आ रही है। अगर आप वेटेड एवरेज फॉलो करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 1.8 लाख की। और यदि क्लोजिंग इन्वेंट्री P&L में जो यहां पर इस साइड आती है, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक,
कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, P&L बनता है। तो अगर आप 2 लाख की जगह 1.8 लाख यहाँ लिखेंगे तो क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 से कम नहीं हो जाएगा? और अगर जीपी कम होएगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये आपको बताना जरूरी है कि प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आएगा। यदि आप फीफो से वेटेड एवरेज फॉलो करें इस सिचुएशन में तो आपके प्रॉफिट 20,000 कम हो जाएंगे। अगर आप ऐसे डिस्क्लोज करते हैं तो उसे बोलते हैं कि भैया हाँ, ये आपकी बेस्ट प्रेजेंटेशन है डिस्क्लोजर की। ठीक है ना सर? ठीक है सर। साथ ही में एक और आपको जो है चीज समझाई गई है यहाँ पर, मैं रीड तो नहीं करूंगा, ये आपका होमवर्क है, बट मैं इसके अंदर जो बात लिखी है वो मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कहते हैं AS1 कहता है कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा उस साल आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इस साल चेंज हो रही है 2020 में, 21 में, क्योंकि उसका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट इस साल नहीं है। इस साल सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं है, मटेरियल इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो आप कहते हैं चलो मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करता क्योंकि मटेरियल नहीं है। पर फ्यूचर में इसका इंपैक्ट मटेरियल हो सकता है, इस चेंज का इंपैक्ट फ्यूचर में आ सकता है। जैसे वारंटी का प्रोविजन करंट ईयर में नहीं हो रहा है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्यूचर में हो सकता है। अब फ्यूचर में जो है आप बोलेंगे भैया मैंने तो पिछले साल चेंज करी थी पॉलिसी, नेक्स्ट ईयर तो मैं चेंज नहीं कर रहा, तो मैं क्यों डिस्क्लोज करूं? तो जिस साल चेंज हो रहा है अगर उस साल मटेरियल इंपैक्ट है तब तो डिस्क्लोज करना ही है, बट अगर मटेरियल इंपैक्ट उस साल नहीं है बट उससे फ्यूचर में मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है तो वो सिग्निफिकेंट आइटम है और उसका डिस्क्लोजर आप देंगे। ये समझाया गया है यहाँ पे। अब इलस्ट्रेशंस करते हैं, मजा आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 4। प्रशांत लिमिटेड एक मैसर्स हैं, उनकी बुक्स में क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है 1,63,000 की। फीफो मेथड फॉलो करके जो आपने करा होगा फाउंडेशन लेवल में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एसेट खरीदा और एसेट खरीदा, पर जब निकलेगा तो ये मानेंगे जो पहले आया था वही पहले निकला है, जो पहले आया था वही पहले निकला है। इसे फीफो मेथड बोलते हैं। कंपनी ने सोचा, डिसाइड करा, सोचकर डिसाइड करा कि फीफो मेथड की जगह अब हम वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के टाइम। यानी कि जो आया और सामान खरीदा, तीनों का एवरेज कर लिया और एवरेज प्राइस पर जो है इशू हो रहा है और एवरेज प्राइस पर ही क्लोजिंग इन्वेंट्री आ रही है, इसे वेटेड एवरेज बोलते हैं। कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो मेथड तो आपका समझाने का नहीं है यहाँ पर, फीफो या वेटेड एवरेज का तो क्या कॉन्सेप्ट होता है वो तो आपके इसमें नहीं है सिलेबस में। पर फिर भी मैंने YouTube पर योगेश वर्मा क्लासेस चैनल पर, एक अलग चैनल है पढ़ाई का, उसकी प्लेलिस्ट में कॉस्टिंग का फ्री वीडियोस डले हुए हैं, उसमें पूरा मेथड, मटेरियल कॉस्टिंग और इंट्रोडक्शन, कॉस्ट शीट सब कुछ समझाया हुआ है, वहां से डिटेल में जान सकते हैं। वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री देखी जाए तो 1,47,000 आएगी। हालांकि इन्वेंट्री की रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो 1,95,000 है। तो पहले आपने मेथड चेंज करा, मेथड चेंज करने से इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि कम हो गई तो प्रॉफिट जो है कम हो जाएंगे, तो आप इस चेंज को डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है ना सर? साथ ही में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में AS2 कहता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV जो है, कि लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV जो है उस पर इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा। क्योंकि नेट रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है इसलिए कंपनी जो है इन्वेंट्री को कॉस्ट पर वैल्यू करेगी। और जो यहां पर 1,63,000 में से 10,000 माइनस करो तो 1,53,000 होगा, 1,53,000 में से 6,000 और माइनस करो तो 1,47,000 पर पहुंचेंगे। यानी 16,000 रुपया जो है उसका डिफरेंस आ रहा है। उस 16,000 को जिससे कि प्रॉफिट रिड्यूस होंगे उसे कंपनी जरूर डिस्क्लोजर उसका करेगी। ठीक है ना? तो बस आप यही लिख कर आएंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, AS का नाम डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अगर कोई भी चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में जिसका मटेरियल इफेक्ट है उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है, उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिस अमाउंट से इफेक्ट हुआ है
अगर वो असर्टेन करी जा सकती है तो उसे भी डिस्क्लोज करना जरूरी है, और जहाँ असर्टेन नहीं करी जा सकती वहाँ आपको बताना जरूरी है कि भैया इसको असर्टेन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि जो है आपने चेंज किया है वैल्यूएशन मेथड, उसका इफेक्ट आप जरूर डिस्क्लोज करेंगे, और ऐसे कर कर आप आंसर करके आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। एबीसी लिमिटेड ने प्रोविजन बनाया है नॉन मूविंग इन्वेंटरीज के लिए। ये क्या होता है? ऐसी इन्वेंटरीज, आपने आइटम ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, इतने सारे आइटम्स हैं, पर एक आइटम ऐसा है जो मूव ही नहीं करता। खरीद तो लिया है, कस्टमर नहीं खरीदता, जल्दी जल्दी नहीं बिकता, पड़े रहता है, वो नॉन मूविंग इन्वेंटरी हो जाता है। लास्ट 12 महीने के इशू के हिसाब से उन्होंने देखा भी कौन से ऐसे आइटम है जिनके लास्ट 12 महीने के हिसाब से उन्होंने देखा कौन से ऐसे आइटम है जिनको धक्का नहीं लगा रहे, नॉन मूविंग है। तो कंपनी जो है वो प्रोवाइड करना चाहती है बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन। क्या प्रोवाइड करना चाहती है वो नीचे दे रखा है। इन्वेंट्री की वैल्यू 100 lakhs, प्रोविजन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन 12 months इशू है 3.5 lakhs, और अगर हम टेक्निकल इवैल्यूएशन करें तो वो है 2.5 लाख। क्या हो गया? आखिरी 12 महीने के इशू के हिसाब से एस्टीमेट निकाल लिया कि भैया 3.5 लाख का प्रोविजन बनाते हैं, इन्वेंट्री निकल नहीं रही है, बड़े बड़े खराब हो जाती है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू में प्रोविजन डालना जरूरी है, उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि वो इन्वेंट्री खराब हो चुकी है। तो उसका 3.5 लाख का प्रोविजन हमने निकाला है। बट हमने एक टेक्निकल इवैल्यूएशन भी कराया कि भाई टेक्नीशियन को बुलाया और उसे बोला जितना नॉन मूविंग है उसको जरा इवैल्यूएट करो, चेक करो कि कितना एक्चुअली में खराब हुआ है। उसके हिसाब से उसने बताया भाई एक्चुअली में तो 2.5 लाख रुपए ही आपकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है ना? कंपनी जो है टेक्निकल इवैल्यूएशन को अडॉप्ट करना चाहती है। क्या इससे अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज होगा? अकाउंटिंग पॉलिसी में कैसे चेंज होगा? मतलब आप इन्वेंट्री में जो स्लो मूविंग आइटम है उस पर प्रोविजन बनाते हैं, ये आपकी एक पॉलिसी हो सकती है, पर प्रोविजन बनाने का जो एस्टिमेशन का तरीका है वो तो अलग हो सकता है। एस्टिमेशन का मेथड जो है वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। मतलब एक बार आप प्रोविजन बनाते हैं 5%, दूसरी बार बनाते हैं 7% प्रोविजन, तो क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपने चेंज कर दी? द आंसर इज नो। हाँ, आपने एस्टिमेशन चेंज कर दिया, फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करने लग गए कुछ प्रोविजन किसी चीज के लिए, वो एक अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट कर ली। बट ये तो पहले भी आप प्रोवाइड करते थे। आपने सिर्फ मेथड सोचा कि मैं टेक्निकली एक बार इसको इवैल्यूएट करवा लेता हूँ, उससे क्या आता है उतना प्रोविजन बना देंगे। फिर भी इसका मटेरियल इंपैक्ट ना होने के बावजूद भी आप चाहें तो फिर भी इसको जो है आप इस तरीके से डिस्क्लोज कर सकते हैं। मतलब भैया आपने प्रोविजन बनाया तो ये तो डिस्क्लोज करेंगे ना, मैंने प्रोविजन बनाया, इसका तो डिस्क्लोजर जाएगा ना, 2.5 लाख का प्रोविजन क्रिएट किया गया है। उसको इस तरह से लिख सकते हैं आप जिससे कि इस चेंज को भी आप बता दें। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फॉर नॉन मूविंग इन्वेंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स। मतलब कंपनी ने जो है प्रोविजन क्रिएट करा है नॉन मूविंग इन्वेंटरीज के लिए बेस्ड ऑन टेक्निकल इवैल्यूएशन अनलाइक प्रीसीडिंग ईयर्स, पिछले सालों से कुछ भिन्न किया है। अगर कंपनी ने फॉलो किया होता पिछले साल का ही मेथड, तो उस केस में जो है प्रॉफिट जो है करीब करीब आपके 1 लाख से कम आते। 3.5 लाख अगर हमने डाला होता तो 1 लाख से प्रॉफिट कम आते। तो भले ही मटेरियल नहीं है बट उसके बाद भी आप ये तो डिस्क्लोज कर रहे हैं कि प्रोविजन बनाया, तो उसकी लैंग्वेज को आप ऐसा लिख सकते हैं जिससे कि ये भी डिस्क्लोज हो गया कि आपने इस बार कुछ चेंज किया है। हालांकि वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, हाँ मेथड ऑफ एस्टिमेशन जरूर चेंज हुआ है। वो तो हो सकता है 2% प्रोविजन, 3%, 4% आप बनाते हैं, वो हो सकता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, जो कईयों को नहीं समझ में आई थी, तो अभी समझ लेंगे क्या दिक्कत है इसमें। जगन्नाथ लिमिटेड जो है उसने एक राइट इशू किया है शेयर्स का, जैसे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का राइट इशू आया है। राइट इशू का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि 5 शेयर होल्डर्स हैं, ए बी सी डी, एक कंपनी के 5 ही हैं, ए बी सी डी ई। 1000 शेयर, 2000 शेयर, 500 शेयर, 3000 शेयर, 10,000 शेयर्स, करीब करीब उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं।
कंपनी ने बोला जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास इतने सारे शेयर्स आ रहे हैं जिसकी अभी करंट मार्केट रेट जो है वो है 1500 रुपये पर शेयर। कंपनी कहती है कि हमें और कैपिटल रेज करनी है, बट उस कैपिटल को हम एज अ फ्रेश इशू नहीं ला रहे, हम उसे राइट इशू की फॉर्म में ला रहे हैं। इसका मतलब कंपनी को जो 20,000 शेयर्स इशू करने हैं वो कंपनी ने प्रिविलेज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दी है। जैसे मान लेते हैं 1000, 2000, 3000, 3500, 6500, 16,500 जो है शेयर्स हैं। तो कंपनी ने कहा भैया देखिए 16,500 शेयर्स पर हम 20,000 शेयर्स और निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह हो गई कि 165 शेयर्स के बदले 200 शेयर्स आप ले सकते हैं और रेट रख दी है 1000 पर शेयर। मतलब सस्ते दाम पर शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देने का फैसला किया गया है, उसे राइट इशू बोलते हैं। ठीक है ना, तो बस यही बोलते हैं राइट इशू, और क्या है, रिलायंस ने अभी निकाला है। ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंबर्स को जो दे रहे हैं उसमें इन्होंने प्रोजेक्ट किया है सरप्लस 40 करोड़ का मार्च एंड के ईयर में। डेफिनेटली जब आप पैसा लेना चाहते हैं तो कोई भी आपकी कंपनी में पैसा दोबारा क्यों लगाएगा, एक्स्ट्रा पैसे क्यों देगा आपको, प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर देगा। द ड्राफ्ट रिजल्ट्स फॉर द ईयर प्रिपेयर्ड ऑन द हिदरटू ऑन द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, एग्जिस्टिंग जो अभी तक फॉलो करी जा रही है, एंड प्रेजेंटेड फॉर पर यूजल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिखाने के लिए यूज करी जा रही है। उस बेस पर तो 10 करोड़ का डेफिसिट आ रहा था, लॉस आ रहा था। हालांकि बोर्ड ने कंसल्ट किया मैनेजिंग डायरेक्टर से और ये चेंजेस करने का फैसला किया है। क्या क्या चेंजेस करे हैं उन्होंने? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन उन्होंने वर्क्स कॉस्ट पे करी है, यानी फैक्ट्री कॉस्ट पे करी है। सर फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग की फ्री प्लेलिस्ट आ रही है, उसमें कॉस्ट शीट में समझाया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो है वो प्राइम कॉस्ट होती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें फैक्ट्री के खर्चे और जोड़ लेते हैं तो उसे हम वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। पहले ये प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करी जाती थी, उससे कॉस्ट कम आती थी इन्वेंट्री की। इन्होंने इस पॉलिसी को चेंज करा एक तरह से, और इन्होंने जो है वर्क्स कॉस्ट पे जो है वैल्यू करने का फैसला लिया। उससे इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ गई, फैक्ट्री की ओवरहेड कॉस्ट और ऐड हो गई, तो जाहिर सी बात है इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन करा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग की फ्री क्लासेस में, समझ रहे हैं आप इन डेप्थ पूरी कॉस्ट शीट क्या होती है। इन्होंने एक और पॉलिसी चेंज करी कि हम डेप्रिसिएशन जो है स्ट्रेट लाइन मेथड पर फॉलो करेंगे, क्योंकि इस साल जो है सब्सटेंशियल एडिशन हुई है, इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, जो कि अभी तक फॉलो किया जाता था। हिदरटू का मतलब अभी तक फॉलो किया जाता था। इससे क्या होगा, डेप्रिसिएशन जो 27 करोड़ का आ रहा है will be lower than the amount of depreciation of 45 crore which would have been provided had the old method been followed। ठीक है ना, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 करोड़ का है। तो आपने 18 करोड़ डेप्रिसिएशन कम कर लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे डेप्रिसिएशन कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बट चले कोई बात नहीं, जो भी ये दे रहे हैं हमें तो मानना है। आपने एसएलएम बेसिस फॉलो करा, डेप्रिसिएशन उससे कम हो गया, ठीक है। एक और इन्होंने चेंज करा अपनी पॉलिसी में, नॉट टू प्रोवाइड फॉर आफ्टर सेल्स एक्सपेंसेस। मतलब आज अगर कोई बंदा सेल्स करता है 1 करोड़ की, सेल्स करा, प्रोडक्ट बेचा, काम खत्म, पैसे लेने पैसे आ जाएंगे, काम खत्म। बट अगर कंपनी आफ्टर सेल सर्विस दे रही है कि भैया ये ले लो, 5 साल की वारंटी दे रहे हैं, गोदरेज का फ्रिज ले लो, 5 साल की वारंटी है, तो इस सेल्स में कंपनी को कुछ ना कुछ अमाउंट निकाल कर रखना पड़ेगा कि भैया ये जो है मैं इसको इनकम अभी नहीं मान सकते, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन है जो फ्यूचर में कस्टमर मुझसे मांगेगा इस सेल्स के अगेंस्ट में, जिनके खराब होंगे फ्रिज, और मुझे वो खर्चा करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं आफ्टर सेल्स एक्सपेंस का प्रोविजन बनाना। कंपनी ने कहा कि आफ्टर सेल्स का प्रोविजन अब नहीं बनाएंगे। लास्ट ईयर तक 2% ऑफ द सेल्स हम बनाते थे, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जब एक्चुअली में खर्चा होगा तब डायरेक्टली जो है हम P&L में डाल देंगे। सेल्स जो है अभी जो है 600 करोड़ की आ रही है,
तो 600 करोड़ का 2% होता है 12 करोड़। तो 12 करोड़ का आप खर्चा बुक नहीं कर रहे जो आप पहले करा करते थे। इसी के साथ जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है एक और इन्होंने चेंज करा है, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट फॉल हो गया है। हमने किया है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, हमने किया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर परमानेंट फॉल होता है तो उसका भी जो हम खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, वो 10 करोड़ का इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है। एज अ चीफ अकाउंटेंट यू आर आस्क्ड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स टू अकाउंट्स। आपसे ये नहीं पूछा कि ये चीज सही करी गई है गलत करी गई है, आपसे सिंपल सा ये पूछा है कि आप चीफ अकाउंटेंट हैं, ये कंपनी में चेंजेस हुए हैं पॉलिसीज में, तो आप बताइए इसको डिस्क्लोज कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपने प्रैक्टिकली अकाउंटिंग पॉलिसीज या एक्चुअली में कंपनी के अकाउंट्स नहीं बनाए हैं तब तक आप जो है ज़्यादा प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को नहीं समझ सकते। और एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है, सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है, फिर भी हम लोग तो कर रहे हैं डिस्कस। तो अगर ये आता है तो इसमें आप ये सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करेंगे जो जो इन्होंने चेंजेस करे हैं। पहले इन्होंने AS1 को एक्सप्लेन कर दिया, जो हम हमेशा बातें करते हैं कि कोई भी चेंज होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज में, मटेरियल इफेक्ट होगा करेंट पीरियड में या फ्यूचर में हो सकता है उसका मटेरियल इम्पैक्ट, तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है ना, जहां पर अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है वहां पर हम ये फैक्ट को इंडिकेट करेंगे कि भैया देखिए अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है, कम से कम ये तो यूजर्स को बता देंगे। नोट्स कैसे ड्राफ्ट करेंगे आप नोट्स टू अकाउंट्स? 1, 2, 3, 4 करके एक एक पॉइंट को डिस्क्लोज करते जाएंगे जो जो चेंज हुआ है। जैसे पहला हुआ है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चेंज, तो आप लिखेंगे, यूजर्स को बताएंगे ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री को आपने फैक्ट्री कॉस्ट पर वैल्यू करा है। हालांकि आपकी जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करने की थी। अब ये क्यों करा है उसका रीजन तो यहां पर बनाकर दे रखा है, आपको सपना तो नहीं आएगा, आपको सपना तो नहीं आएगा कि ये रीजन इन्होंने बनाकर कैसे लिख दिया। जब तक आप CA नहीं बन जाते, प्रैक्टिकली नहीं करते, तब तक रीजन आप बनाकर नहीं लिख सकते, और यह रीजन दे भी नहीं रखा है। तो इन्होंने एक डमी रीजन दे दिया, अपना रीजन देना जरूरी है तो इन्होंने एक डमी रीजन दे दिया, अपने हिसाब से बना दिया, जो आप पढ़कर यही रीजन को कॉपी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या अपना खुद का क्रिएट कर सकते हैं रीजन। अगर आपके पास उतना माइंडसेट है तो आप क्रिएट कर सकते हैं कि भाई क्यों किया होगा। ये इसलिए किया है क्योंकि कंपनी जो है मोर कैपिटल इंटेंसिव मेथड जो है फॉलो करने लग गई है, जिसमें काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आ रहा है, बट क्योंकि अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉलो करे जा रहे हैं जिसकी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाती है, ये कॉस्टिंग में समझाया हुआ है पूरा डिटेल में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है मेथड को चेंज कर रहे हैं, इन्होंने रीजन अपना क्रिएट करके लिख दिया, और उस वजह से इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो 50 करोड़ भी आ रही है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। प्राइम कॉस्ट पे करते तो 30 करोड़ आती, तो इसीलिए 20 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट इस वजह से आ रहा है। क्या चेंज किया, क्यों किया, क्या इंपैक्ट होगा, तीनों चीज डिस्क्लोज कर दी। क्यों चेंज करा, अपने मन से बनाकर लिख दिया, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। सेकंड जो मेथड है ये फॉलो कर रहे हैं, सेकंड चेंज वो SLM बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, WDV से मूव कर रहे हैं, और उसका रीजन भी ये लिखा है कि क्योंकि बहुत सारी एडिशन हुई है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉलो करने लग गए हैं, और आई थिंक इन्होंने यहीं से रिलेट करा होगा, रीजन, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है कि इन्होंने कैसे जो है सब्सटेंशियल एडिशंस करी है, तो यानी कि इन्होंने जो है ज्यादा मशीनरी ऐड कर ली है, तो यहां से इन्होंने रीजन क्रिएट करा। बहुत कॉम्प्लेक्स है कि आप ये सोच पाए कि हाँ ये लिंक बन रहा है तो मैं एक ये रीजन लिख सकता हूं, रियली डिफिकल्ट, प्रैक्टिकल दिमाग चाहिए तब हो सकता है। तो ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड फॉलो कर रहे हैं इसलिए इन्होंने मेथड को चेंज करा है, आपने रीजन दे दिया। चेंज करने से जो है 27 करोड़ का डेप्रिसिएशन जो है वो थोड़ा सा लोअर आ रहा है बाय 18 करोड़, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। अब डेप्रिसिएशन कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, ये तो ऑब्वियस बात है। आखिरी जो है उसके बाद सेकंड लास्ट जो है वो आफ्टर सेल्स एक्सपेंस का है, तो उसका भी कंपनी ने वही रीजन डाल दिया है कि क्योंकि आपने बहुत सारे जो है बढ़िया मशीनरी वगैरह लगा दी है तो उससे डिफेक्ट के चांसेस कम हो गए हैं, रीजन बनाया, क्रिएट करा, उस वजह से जो है कंपनी को 2% सेल्स का प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी जो है फ्यूचर में कोई खर्चा वर्चा आ गया, 5 साल की वारंटी में या 1 साल 2 साल की वारंटी में कोई खर्चा आ गया, तो जब आएगा तब उसका खर्चा बुक कर लेंगे। ये करने से करीब करीब 12 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है, क्योंकि आपने बुक नहीं किया।
और आखिरी है कि 10 करोड़ का परमानेंट फॉल है जिसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो गया है। तो यानी जो जो चीजें हैं उसको आपने बताया कि चेंज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट होगा, ये समझाने के लिए इलस्ट्रेशन 3 दी है। रीजन नहीं पता था, ढूंढ कर निकालना पड़ा क्वेश्चन से, बड़ा ही मुश्किल टास्क था कैसे निकाले, फिर भी निकाला, रिलेट करा और कर दिया। आखिरी इलस्ट्रेशन आ रही है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहां भी एक कंपनी है XYZ कंपनी विच इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें लोगों से पैसा लेते हैं कम रेट पर और लोगों को पैसा देते हैं ज्यादा रेट पर और इनकम कमाते हैं। पैसा लेना, पैसा देना, पैसा लो पैसा दो, खुद का कुछ नहीं है। अच्छा काम है ना, मजा आता है ना। तो बैंक तो वैसे ही चल रहे हैं। बैंक का है क्या खुद का? कुछ है? कुछ नहीं है। लोगों का ही पैसा लगा है, उसी पैसे से पैसा कमा रहे हैं बैठ के। आगे का सच है, बहुत बड़ा सच है, वो जो गेम चलता है बहुत बड़ा सच है। XYZ कंपनी जो है इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इज अंडरगोइंग टाइट लिक्विडिटी पोजीशन। लिक्विडिटी का मतलब पैसा नहीं है, कैश फ्लो की शॉर्टेज है, कैश वैश नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन दे रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ब्लॉक्ड इन वेरियस क्लेम्स पिटीशन इन ए स्पेशल कोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया? कंपनी के जो तमाम एसेट्स हैं, क्योंकि कंपनी पर केसेस करे गए हैं स्पेशल कोर्ट में, तो कोर्ट ने एसेट्स को जब्त कर लिया है कि हम आपको ये बेचने नहीं देंगे। इसीलिए XYZ को इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने पड़े। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब जब पब्लिक से डिपॉजिट लो तो डिपॉजिट है ही, बट एक कंपनी XYZ लिमिटेड A लिमिटेड से जो है डिपॉजिट ले, B लिमिटेड से डिपॉजिट ले, पैसा ले डिपॉजिट के नाम का, तो उसे बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे अगर कोई पढ़ाएगा तो। एंड इट इज मेकिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स टू सेटल द ड्यूज। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भैया जिनका पैसा लिया है उसको हम दें, भले ही हमारे एसेट जब्त कर लिए गए हैं, बट फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जिन जिन कंपनी से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लिए गए हैं उसको हम लौटाएं। देयर वर क्लेम्स एट वेरिड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंट जो रेट्स हैं, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे जो है क्लेम लिए गए हैं। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, समझा रहा हूं मैं आपको। मतलब ये है कि जब भी आप इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लेंगे तो एक रेट फिक्स करेंगे कि भैया 7% का इंटरेस्ट दूंगा, 9% का दूंगा, 10% का दूंगा, फिक्स करेंगे। तो वो तो एग्रीमेंट में फिक्स हो जाएगी, जो भी रेट आपने तय करी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो लेंडर्स हैं वो डिफरेंट रेट्स पर क्लेम मांग रहे हैं। कब से मांग रहे हैं? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ ICDs टू द ड्यू डेट ऑफ रीपेमेंट। कि भैया इन डिपॉजिट की ड्यू डेट आ गई पेमेंट की, पर कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो ड्यू डेट के बाद जब तक एक्चुअल रीपेमेंट होती है, लेंडर्स बोल रहे हैं भैया इस डिफॉल्ट का तो हमें इतने % पर आप इंटरेस्ट दो। कोई कह रहा है भैया 20% पर लूंगा, पेनल्टी लगा कर लूंगा, कोई कह रहा है 15% पर दो। ये प्रैक्टिस फॉलो होती है, ड्यू डेट के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया है। तो ये दुविधा यहां पर आ रही है। कंपनी ने अपनी बुक्स में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के हिसाब से ड्यू डेट तक का तो इंटरेस्ट प्रोवाइड करा है। मतलब कि 5 साल की डिपॉजिट ली, 2 साल की डिपॉजिट ली, वो 2 साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए, तो 2 साल का इंटरेस्ट आपने रीपेमेंट तो किया नहीं, तो वो 2 साल का जो इंटरेस्ट है उसे तो आपने P&L में बुक किया है, प्रोविजन उसका क्रिएटेड है। पर जब मेच्योरिटी हो गई उसके बाद भी आप पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद के इंटरेस्ट को आपने बुक नहीं करा, उस पर प्रोविजन नहीं बनाया। आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखी नहीं कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमने तो 3 साल का लोन लिया, 3 साल का डिपॉजिट लिया, 3 साल पूरे हो गए, इंटरेस्ट भले ही हमने बुक कर लिया है, भले ही पैसा हमने नहीं दिया है, पर टाइम पीरियड पूरा हो गया, उसके बाद हम इंटरेस्ट क्यों दें? लेंडर्स कह रहे हैं भाई तुमने मेरा पैसा ही नहीं दिया, मैं उस पर इंटरेस्ट लेना बंद कर दूं क्या? नहीं, उसके बाद पर तो मैं डबल रेट पर लूंगा, कोई कह रहा है ट्रिपल पर लूंगा। तो ये डिस्प्यूट ही चल रहा है, कंपनी फंसी हुई है, ठीक है ना। ऑन अकाउंट ऑफ अनसर्टेनिटीज एग्जिस्टिंग रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट, कि भैया कोई कह रहा है डबल पर लूंगा, कोई कह रहा है ट्रिपल पर लूंगा, ड्यू डेट के बाद का इंटरेस्ट जो आप डिफॉल्ट कर रहे हैं उसमें कोई सर्टेनिटी बन नहीं पा रही कि एक्चुअली में से वो कितने रुपए पर मेरे को देना है, सेटलमेंट हो नहीं पा रहा है। और कोई स्पेसिफिक लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखा था कि भैया डिफॉल्ट करेंगे तब कितने % पर हमें देना होगा।
लेंडर्स जो है वो तो क्लेम कर ही रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जो नॉर्मल रूल्स हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं तो कोर्ट ग्रांट करेगा ही, है ना जी। कंपनी कहती है हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, क्योंकि इसको हम वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक से एस्टिमेट नहीं कर सकते, इसलिए हम अमाउंट की टर्म्स में तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, पर हम इसको लिखते हैं क्लेम्स जो कंपनी के अगेंस्ट में है, पर कंपनी नहीं मान रही कि ये क्लेम्स हैं। ड्यू डेट के बाद के इंटरेस्ट को, ड्यू डेट तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और कंपनी ने कहा कि इस बात को हमने डिस्क्लोज करा है, इस बात को हम डिस्क्लोज कर रहे हैं कि कंपनी के अगेंस्ट क्लेम करा जा रहा है ड्यू डेट के बाद का, जिसको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, और कंपनी उसको डेट नहीं मान रही है, इस बात को हमने डिस्क्लोज कर दिया। तो क्या कंपनी ने ठीक किया है क्या? AS1 तो कहता है आप डिस्क्लोज करें, तो क्या ठीक है? आपने डिस्क्लोज कर दिया, आपने डिस्क्लोज कर दिया? द आंसर इज नो, क्योंकि AS1 और भी बहुत चीजें बोलता है कि कंपनी की जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हो उसमें प्रूडेंस का फॉलो होना जरूरी है, उसमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो होना जरूरी है, उसमें एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो होना जरूरी है। और प्रूडेंस ये कहता है कि भैया ये जो आप कह रहे हो ना, ये आप डिफॉल्ट कर रहे हो, आप पर केस हो सकता है, केस में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपने इतना बड़ा डिफॉल्ट करा है, तो आपको उस पीरियड का इंटरेस्ट देना ही होगा। तो ये प्रूडेंस है कि एस्टिमेटेड लॉस को रिकॉग्नाइज करें तो उस पर प्रोविजन आपको बनाना चाहिए, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि जिस पीरियड का है उसी पीरियड में बनाना चाहिए। तो अगर करंट पीरियड में आपने डिफॉल्ट करा है, ड्यू डेट आ चुकी है, रीपेमेंट उसकी आप कर रहे हैं, लेंडर कह रहा है इस पीरियड का ही मुझे इंटरेस्ट दो एक्स्ट्रा, बताइए आप क्या आप क्लेम नहीं करेंगे? क्या आप क्लेम बुक नहीं करेंगे क्या एक्रूअल बेसिस पर? जिस पीरियड का बन रहा है उस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए क्या? तो AS1 कहता है करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि लेंडर ने अभी उसको वेव नहीं किया है, मांग रहे हैं आपसे पैसा, तो इसलिए रिकॉर्ड करना चाहिए। देयरफॉर जो कंपनी ने ट्रीटमेंट करा है वो सरासर गलत है कि आपने ड्यू डेट से डेट ऑफ रीपेमेंट तक का जो इंटरेस्ट है एग्रीड नहीं है, बट लाइबिलिटी तो आएगी क्योंकि आपने डिफॉल्ट करा है, तो वो आपको प्रूडेंट और एक्रूअल फॉलो, प्रूडेंस और एक्रूअल फॉलो करके, कॉन्सेप्ट फॉलो करके रिकॉर्ड करना चाहिए, जो भी एस्टिमेशन पर आप करें एवरेज रेट पर, बट बुक तो करें, ठीक है ना। तो ये जो है आपका AS1 बताता है। इसी के साथ आपका AS1 2 3 4, अच्छा 4 तो कराया नहीं मैंने, जो कराया वो पूरे हो गए हैं। AS1 2 3 तो कैश फ्लो है, उसका तो अलग चैप्टर है ना आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ तो वो हम कराएंगे, तब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसी में ऐड कर दूंगा जब चैप्टर होगा। उसके अलावा AS10 हो गया, 11 12 13 और 16 जो है हो गया है, राइट। तो ये आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर है वो तो उसके साथ होगा, बाकी चीज़ कवर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है उसके साथ होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का AS में मैंने कुछ नहीं कराया, तो उसका मैं डेफिनेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कोर्स में डाल दूंगा जिन्होंने सिर्फ AS लिया है, ताकि उनका ये AS भी पूरा हो जाए, ठीक है ना। बाकी हम जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई करें, रिवाइज करें, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, मैं इसके बाद इसके एंड के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो बना रहा हूँ। इसको कंप्लीट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को, ताकि उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के 2-3 वीडियोस और बना पाऊँ और कह पाऊँ कि भैया ठीक है हमारा एक चैप्टर जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कंप्लीट हो गया है। चलिए।